ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। આપણે બધા એક કાર્યક્રમ એટલે કેવું એનું મહાત્મ્ય તો પણ સ્ટ્રોંગ કે એટલે તમે ठीक है, तो हम लोग कक्षा प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ इस कक्षा में, संस्कृत कोर्स में। तो मैं कोई डिवोटी से पूछूंगा, कल आप सब डिवोटीज ने कल रिवीजन किया जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो जो भी कंसेप्ट्स, तो आप मैं एक डिवोटी से पूछता हूँ। यस प्रो, योगेश प्रो बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या कंसेप्ट्स पढ़े थे? यस। क्या बोलते हैं उसको, अनुस्वार, अगर उसके बाद में अगर व्यंजन आया या फिर स्वर आया या फिर जो फुल स्टॉप आया, तो उसका उसको कैसा रखना चाहिए। अगर व्यंजन आए तो इट इज एक्चुअल अनुस्वार रहेगा। अगर स्वर आया तो फिर वो क्या होगा? कन्वर्ट, अर्धमकार से अर्धमकार, और फुल स्टॉप होगा तो फिर अर्धमकार में एंड होगा वो। ये वन ऑफ द थिंग व्हाट वी लर्न, अनुस्वार के 3। यस, ओके प्रो, मैं किसी और से पूछता हूँ। ओके ठीक है प्रो, थैंक यू। अर्चना माता जी। आपने कल कक्षा जो भी आप लेट ज्वाइन हुए थे ना, तो आप रिकॉर्डिंग आपने सुना माता जी पहले का? हाँ सुना प्रभु जी, तो बता सकते माता जी लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे इसके अलावा, 3 अनुस्वार के 3 नियम के अलावा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के बारे में भी। कौन सा उच्चारण स्थान माता जी, नॉट उच्चारण परंतु उच्चारण स्थान। यस, हाँ उच्चारण स्थान और संध्या अक्षर भी पढ़े थे। जी जी। ओके, तो हम लोग संयुक्त अक्षर, तो संध्याक्षर जो है वो डिप्थोंग्स है, उनका हम लोग उच्चारण स्थान पढ़े थे, मतलब स्वरों का, सब स्वरों का हम लोग उच्चारण स्थान पढ़े थे। और उसके आगे संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, कैसे किन वर्णों से बनते हैं, और वो क्यों डिपेंडेंट है या परतंत्र है स्वरों के ऊपर, स्वरों के ऊपर आश्रित है। क्योंकि हम लोग उसको यदि प्रोनाउंस करना है तो संयुक्त अक्षर
या व्यंजन अक्षर को प्रोनाउंस करने के लिए हम लोगों को स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे मान लीजिए माधव, मैंने असाइनमेंट में एक एग्जाम्पल दिया था माधव, तो माधव का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? आधा मकार प्लस अकार, उसके बाद आधा धकार, माध प्लस अकार, उसके बाद प्लस आधा बकार और प्लस अकार। ठीक है, माधव। ठीक है, आधा मकार के बाद प्लस आकार। ठीक है, उसके बाद आधा दकार प्लस अकार प्लस आधा बकार और प्लस अकार। ठीक है, तो ये माधव। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में वर्ण विच्छेद भी पढ़ा था। यस, ओके ओके। तो मैंने देखा बहुत सारे डिवोटीज असाइनमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरे पास रिस्पॉन्सेस बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? सब लोग को वो जो एक असाइनमेंट दिया था डे 2 का, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वो असाइनमेंट पूरा कीजिए। मुझे नहीं लगता वो 10 या 20 मिनट से ज्यादा आपका टाइम लेगा। तो प्लीज आप लोग रेगुलरली वो असाइनमेंट्स को पूरा कीजिए, ये आपके लिए ही है। तो इसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसका रिवीजन होगा और आप कितना समझे है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि आप टाइम टू टाइम, जब भी क्लास खत्म होती है तब असाइनमेंट हम लोग वो इशू किया जाता है, तो आप प्लीज उसको पूरा कीजिए। ठीक है, टाइम टू टाइम पूरा कीजिए उसको, इससे आपका ही लाभ होगा। ठीक है, तो हम लोग आज न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, लर्निंग संस्कृत द इजी वे, डे 3। ओके, यस। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रथम कक्षा में पढ़ा था, किस प्रकार से वर्णों के मेलन से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने माधव का भी वर्ण विच्छेद बताया। तो यदि हम लोग आधा मकार प्लस आकार प्लस आधा दकार करके इस प्रकार से जो उसका वर्ण विच्छेद है, हम लोग उसको जोड़ देंगे यदि, तो वो क्या बन जाएगा? माधव। माधव क्या है? एक शब्द है। ठीक है, और जब शब्दों के मेलन से, जब शब्द एक तरह स्थित होते हैं लाइन में, तो शब्दों के मेलन से क्या बनेगा? एक सेंटेंस बनेगा, ये वाक्य बनेगा। ठीक है, तो वर्णों के मिलन से शब्द और शब्दों के मिलन से वाक्य। तो हम लोग वर्ण के विषय में समझ गए, पहले वर्णमाला समझ गए, वर्णों के उच्चारण स्थान समझ गए, वर्णों के भेद क्या होते, वर्णों के नाम क्या होते, उसकी कैटेगरी क्या होती है ना, ये सब हम लोग समझ गए। अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे? वर्णमाला पूरी हो गई, अभी हम लोग स्टडी करेंगे शब्दों का। ठीक है, वर्ण के मिलन से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो हम लोग शब्दों का भी स्टडी करेंगे। तो यही हमारा कोर्स का रोड मैप है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले वाक्य जो है वो शब्दों से बनते हैं। ठीक है, तो वाक्य का हम लोग अर्थ पहले जाने थे, स्ट्रक्चर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो वाक्य का अर्थ है, एक वाक्य अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने की इकाई है, अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक सेंटेंस ले लीजिए आप। ठीक है, कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। उदाहरण में देखिए, रामः वनम गच्छति, ये संस्कृत में है। हिंदी में क्या होगा? राम वन जा रहा है। ठीक है, राम वन जा रहा है। तो अभी ये जो सेंटेंस है, राम वन जा रहा है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है। तो ये जब राम वन जा रहा है, एक प्रॉपरली स्थित है, एक प्रॉपर फ्लो में यदि वो वर्ड स्थित है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तभी वो सेंटेंस का हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए जैसे, एक सेकेंड, यस, मान लीजिए
कि राम जो है सबसे पहला जो शब्द है वो इधर होता लास्ट में, तो एंड लाइन के एंड में होता, तो ऐसा होता वन जा रहा है राम, ठीक है। तो उसका सही मतलब नहीं निकलता, या तो कुछ भी बोल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे वन राम जा रहा है, कुछ भी। तो हम लोग ने एक प्रॉपरली वो वर्ड्स को फ्लो में नहीं रखा, एक के बाद स्थित नहीं किया शब्दों को, इसके वजह से वो जो लाइन है या सेंटेंस है हम लोग उसको प्रॉपरली, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता। तो यदि एक प्रॉपरली वो शब्दों को हम लोग स्थित करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग राम बोलेंगे, उसके बाद वन, उसके बाद जा, उसके बाद रहा, उसके बाद है, ठीक है। तो यदि राम वन जा रहा है तो ये सेंटेंस का हम लोग क्लियरली मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, मन में सोच सकते कि हाँ राम सबसे पहले राम वन जा रहा है, ठीक है। तो राम क्या करेगा कि राम क्या बोलते चल रहा है सबसे पहले, ठीक है, राम चल रहा है। और कब तक चलेगा राम, जब तक वन नहीं आ जाता तब तक राम की जो चलन क्रिया है वो चलती रहेगी। तो हम लोग इमीडिएटली वो पिक्चर हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ राम वन जा रहा है, तो राम इज वॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल राम जब वॉक करेगा तो धीरे धीरे करके वन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को सेंटेंस का अर्थ निकालना है, ओके। तो सेंटेंस क्या है कि एक यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है। हम लोग अपने हम कुछ जो भी सोचते हैं, हमारी इमोशंस, या तो हम लोग जो भी कुछ किसी और व्यक्ति को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भावों को कुछ बोलना चाहते हैं, तो किसके द्वारा बोलते हैं, सेंटेंसेस के द्वारा बोलते हैं ना, तो वाक्यों के द्वारा बोलते हैं। तो राम वन जा रहा है, वो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, राम किसके साथ वन जा रहा है, राम सीता के साथ वन जा रहा है, ठीक है। सीता लक्ष्मण के साथ वन जा रहा है, ठीक है। राम वन पहुंच गया, और एक सेंटेंस। तो ये हर एक जो सेंटेंस है वो एक एक विचारों को अभिव्यक्त करने में, वो अभिव्यक्त करने की एक इकाई है, यूनिट, इट्स अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। यह एक वाक्य है। तो इस प्रकार से जो वाक्य है वो उस वाक्य जो है वो एक यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें हम लोग अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाक्य का अर्थ। अभी आप ध्यान से समझिएगा, प्लीज एवरीवन, प्लीज रैप अटेंशन रखिए। सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए। अर्चना माता जी वीडियो ऑन रखिए। सुमति गुप्ता माता जी, सुतनुका देवराय माता जी वीडियो ऑन रखे हैं, ओके, ठीक है। तो आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा ये यदि आप सुनेंगे प्रॉपर्ली तो आपको समझ में आएगा, यदि आप नहीं समझेंगे, यदि आप नहीं सुनेंगे आप प्रॉपर्ली, तो फिर डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे, समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा उसमें। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। तो मैंने जिस प्रकार से बताया कि जो वाक्य जो होते हैं वो एक यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं एक वाक्य के द्वारा, ठीक है, वो समझ गया। अभी वाक्य बनते किससे हैं, तो ये लिखिए, अ वाक्यम कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स, ठीक है। तो शब्दों के मेलन से क्या होता है, एक वाक्य बनता है, ठीक है। वाक्य में क्या होगा, शब्द ही होंगे ना, शब्द होंगे तभी तो एक वाक्य मतलब वाक्य बनेगा। तो अ वाक्यम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड, पदम और वर्ड्स, पदानी, ठीक है। संस्कृत में ये सिंगुलर पदम, और वर्ड्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्लूरल में पदानी, पदम पदानी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है ये, तो इसमें पहला जो एक है वो वर्ड है, वो भी पदम है, ठीक है। एक पदम है, दो पदम है और तीन पदम है। तो तीन पदानी से क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो एक पदम, दो पदम और तीन पदम, तो ये तीनों पदम से मिलके एक वाक्यम बन चुका है, एक सेंटेंस बन चुका है। तो ये वाक्य की संरचना, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ वाक्य, अ सेंटेंस, ठीक है, तो ढांचा है। तो ये कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसका ढांचा क्या है, एक पदम, दो पदम, तीसरा पदम, चौथा पदम, पांचवा पदम, ऐसे चल सकता है। तो अलग अलग बहुत सारे पदों से एक वाक्य बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस, इसमें तीन पद है, ठीक है, पदानी प्लूरल, बहुत सारे पद है इसमें।
ठीक है। अभी वाक्य जो है वो पदम से बनता है, समझ गए हम लोग। अभी कितने प्रकार के पद होते हैं, ठीक है। तो पद के प्रकार होते कुछ, हम लोग ने तो क्या देखा ना कि बहुत सारे पद से सेंटेंस बनता है। अभी पद में दो प्रकार के पद होते हैं, दो प्रकार के पद होते हैं। प्लीज नोट कीजिए, ये जो पूरा जो टेबल जो मैंने बनाया है, ये प्लीज आप लोग नोटबुक में लिखिए पूरा। दो प्रकार के पद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा पद या नाउन, ठीक है। संज्ञा पद या नाउन इंग्लिश में। तो आप लोग नाउन तो जानते ही है, संज्ञा किसी का नाम या तो कोई भी चीज, कोई भी मनुष्य का नाम या तो कोई भी चीज का नाम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है चैतन्य, तो ये नाउन हो गया, संज्ञा पदम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है क्या है, अंकनी या लेखनी। तो लेखनी क्या है, एक संज्ञा पद है ना, एक नाउन है ना इसका। तो ये जो चीज जो है इसको हम लोग यदि आपको बोलना है कि मुझे ये लाके दो, तो कोई तो नाम होगा जिसके द्वारा आप बोलोगे कि हाँ वो चीज, वो स्पेसिफिक चीज लाके दो मुझे, ठीक है। तो डेफिनेटली यदि आप चैतन्य बोलोगे तो मैं ये तो नहीं लाके दूंगा आपको, ठीक है। ये इसका नाम डिफरेंट है और मेरा नाम डिफरेंट है, तो इसके द्वारा हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो मेरा नाम चैतन्य है और इसका नाम क्या है, लेखनी। तो ये क्या है, एक संज्ञा पद, नाउन। इस प्रकार से नाउन मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी मनुष्य का नाम, कोई लिविंग बीइंग का नाम हो सकता है, या तो कोई नॉन लिविंग एंटिटी हो सकती है, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी, पत्थर हो गया या तो कुछ भी, तो वो सब क्या है, एक संज्ञा पद, एक नाउन है उसका, ठीक है। तो नाउन डिनोट्स एनीथिंग, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीवित वस्तु और कोई भी मृत वस्तु, ठीक है। अभी व्याकरण में ये जो हम लोग नाउन बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग नाउन सीखते हैं, व्हाट इज नाउन, ठीक है। उसको व्याकरण में सुबंतम पदम करके अभिव्यक्त किया जाता है। क्या बोलते हैं, सुबंतम पदम। तो व्याकरण में संज्ञा पद को किसके द्वारा हम लोग किसके द्वारा हम लोग उसको इंगित करते हैं, नाउन को सुबंतम पदम के द्वारा हम लोग नाउन को इंगित करते हैं बेसिकली, ठीक है। सामान्य रूप से हम लोग सुबंतम पदम यदि बोलते हैं तो दैट मीन्स असंज्ञा पदम, ठीक है। और सिमिलरली वर्ब मतलब क्या, एक क्रियापदम, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में भी वर्ब पढ़े होंगे, वर्ब क्रिया, कोई क्रिया चल रही, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बताया राम वन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्रियापद क्या है, कौन बताएगा, जा रहा, सुमति माता, यस। या तो जा राम रहा, वन जा रहा है, इसमें क्रियापद क्या है, जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब है, वर्ब। अभी व्याकरण में वर्ब को किसके द्वारा इंगित करते हैं, हम लोग ने समझ दिया कि संज्ञा को सुबंतम पदम के द्वारा हम लोग नाउन को इंगित करते हैं। सुबंतम पदम मतलब नाउन, संज्ञा पदम। सिमिलरली जो वर्ब है, क्रियापद जो है, तो वर्ब को हम लोग हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्रियापदम। तो उसको तिङन्तम पदम के द्वारा, तिङन्तम पदम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में आपको डिफिकल्टी होगी, तिङन्तम पदम के द्वारा हम लोग इसको वर्ब को इंगित करते हैं, ठीक है। तिङन्तम पदम के द्वारा हम लोग क्रियापद को इंगित करते हैं। तो सुबंत पदम और तिङन्तम पदम, ये दो प्रकार के पद होते हैं, और ये दो प्रकार के पदों से ही क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे पद से एक सेंटेंस बनता है। तो वो पद यदि आप देखेंगे ना, तो ये दो ही प्रकार के पद होते हैं उसके अंदर, एक दो ही प्रकार के पद का मिक्सचर होता है। बेसिक सामान्य रूप से दो प्रकार के पद का मिक्सचर होता है उसमें, या तो संज्ञा पदम होगा वो चीज, या तो क्या होगा, वो क्रियापदम होगा, वर्ब होगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के पद से ही वो बहुत सारे पद होते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अभी इसमें कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है, इसमें कोई क्लियर नहीं हुआ किसी को कुछ भी, ये जो मैंने सिखाया अभी
संज्ञा पदम और क्रियापदम में? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको सुबंत क्यों बोलते हैं? उसका कोई पर्टिकुलर? हाँ माता जी, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। हरे कृष्ण। हाँ यस, बस इतना, ये जो कंसेप्ट है ना कि संज्ञा पद जो है उसको व्याकरण में सुबंतम पदम बोलते हैं और वर्ब को तिङन्तम पदम बोलते हैं। ये आप सब डिवोटीज को समझ में आ गए? योगेश प्रभु? हाँ, सेम पूछना था, वो सुपो और तिडो वो क्या है? वो तिदो जी मैं प्रत्यय। आपको इसके बाद में बताऊंगा। यस, अर्चना माता जी। ये आपने बताया तो पद के बारे में बताया था, सही है। पर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ये सुबंतम पदम, तिङन्तम पदम, ये सिर्फ दो ही है या फिर एडजेक्टिव्स वगैरह के क्या नहीं होते हैं संस्कृत में? एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये वो सब नहीं होते हैं क्या? जी मैं बताता हूँ। यस, इसलिए मैंने पहले वर्ड यूज किया सामान्य रूप से, ठीक है। मेनली हम Okay. लोग ये दो जो पद होते हैं ना, दो प्रकार के, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो एक सेंटेंस जो होता है वो पदों से बनते हैं, ठीक है। एक पद होता है, दो पद होते हैं, तीन पद होते हैं, ठीक है। तो पदों से एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब ये पद कौन से है, ठीक है, क्या पद मतलब क्या, कुछ तो क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा इसको, कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो ये जो पद है वो दो प्रकार के पद होते हैं बेसिकली। सामान्य रूप से बेसिकली कितने प्रकार के पद होते हैं? दो प्रकार के पद होते हैं। और जितना आपने एडजेक्टिव क्वेश्चन बताया, एडजेक्टिव मतलब हिंदी में विशेषण, ठीक है। तो विशेषण भी सुबंतम पदम होता है। क्यों ऐसा होता है? वो जो होता है विशेषण जो होता है तो वो सुबंतम पदम होता है, क्योंकि विशेषण किसको फॉलो करेगा? विशेषण किसको फॉलो करेगा? संज्ञा को। नाम को। संज्ञा, हाँ, संज्ञा को दूसरा नाम से बोली विशेष्य। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, और विशेष्य मतलब क्या? जिसको वो एडजेक्टिव मिला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बालक, बालक क्या है? एक संज्ञा पद, नाउन है, ठीक है। यदि आप उसको विशेषण दे दो, सुंदर बालक, तो सुंदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो चुका है ना, विशेषण हो गया। तो सुंदर हो गया विशेषण और बालक हो गया विशेष्य। तो विशेष्य मतलब क्या? जिसको विशेषण मिला है। तो सुंदर बालक में किसको सुंदर का विशेषण मिला है? बालक को सुंदरता का या सुंदर का विशेषण मिला है, ठीक है। तो क्या होगा माता जी कि बालक का, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बालक जो होता है वर्ड बालक, बालकः, तो वो सुबंतम पदम होता है। तो यदि बालकः बोलेंगे तो एडजेक्टिव भी सुंदरः, सुंदरः बालकः। तो जो भी सुबंतम पद नाउन जो है वो उसका जो भी फॉर्म्स, जो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आपको बाद में सिखा दो ठीक है धीरे-धीरे। प्रभु, ठीक है यस ठीक है। यस, ठीक है। तो हम लोग अभी हमने देखा कि व्याकरण में संज्ञा पद या नाउन को सुबंतम पदम के द्वारा इंगित करते हैं, क्रियापद या वर्ब को तिङन्तम पदम के द्वारा इंगित करते हैं, ठीक है। अभी सुबंतम पदम जो है, आप लोग सोचेंगे इसका अर्थ क्या है ना। सुबंतम पदम, हम लोग संज्ञा पद तो जानते हैं, संज्ञा पद मतलब नाउन। अभी ये सुबंतम का अर्थ क्या है? सुबंतम और सुबंतम पदम का, तो सुबंतम पदम मतलब आप थोड़ा बेसिकली उसका जो अर्थ है मैं बताता हूं। तो जो पद सुप प्रत्यय से अंत होता हो तो उसको बोलते हैं सुबंतम पदम। अभी आप लोग सोचेंगे ये प्रत्यय क्या है, तो आप लोग अभी के लिए इतना बस मन में रखिए, मैं आपको प्रत्येक विषय में बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप इतना बस मन में रखिए कि सुबंतम पदम मतलब कोई भी पद जो सुप प्रत्यय से अंत होता हो, ठीक है। सुप प्रत्यय याद रखिएगा, सुप प्रत्यय, ठीक है। अभी सुप क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा फ्यूचर में आपको धीरे धीरे करके। तो सुबंतम पदम मतलब जो पद सुप प्रत्यय से अंत होता है, दैट इज कॉल्ड सुबंतम पदम। तो क्या होता है
कि जो भी नाउन होता है ना, जो भी नाउन, जैसे मान लीजिए चैतन्य, ठीक है, तो चैतन्य एक नाउन है, तो चैतन्य क्या है, सुबंतम पदम है। तो ये जो चैतन्य जो वर्ड है वो सुप प्रत्यय से अंत होता है। अभी के लिए आप इतना ही आप सोचिए कि जो कोई भी नाउन होता है वो सुप प्रत्यय से अंत होता है, ठीक है, कोई भी नाउन सुप प्रत्यय से अंत होता है। तो नाउन्स को हम लोग सुबंतम पदम बोलते हैं। और सिमिलरली तिङन्त पदम मतलब वर्ब, क्रियापद, ठीक है। तो कोई भी क्रियापद होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी में जा रहा है, ये जा रहा है, 3 वर्ड्स के द्वारा हम लोग एक क्रियापद को इंगित करते हैं, 3 वर्ड्स के द्वारा हिंदी में। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है कि एक ही वर्ड होता है जो जा रहा है, जो 3 वर्ड्स हिंदी में है उसको इंगित कर देता है, एक वर्ड से ही संस्कृत में। तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जा रहा है, और उसी को, जा रहा है जो क्रिया जो चल रही है, उसी को हम लोग संस्कृत में गच्छति, ठीक है, गच्छति के द्वारा हम लोग उसको एक वर्ड में वो क्रिया को इंगित कर देते हैं, ठीक है। तो गच्छति एक प्रकार का वर्ब हो गया, क्रियापद हो गई। गच्छति मतलब जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है उसको व्याकरण के हिसाब से हम लोग तिङन्तम पदम करके उसको इंगित करते हैं, क्रियापद को, ठीक है। अभी तिङन्तम पदम में भी सेम चीज है, जो पद तिङ प्रत्यय से अंत होता है, ठीक है। तो गच्छति भी एक पद है ना, चैतन्य एक पद है, वो नाउन है, और वो सुप प्रत्यय के द्वारा एंड होता है, अंत होता है। और जो वर्ब है, कोई जो भी क्रिया चल रही है, तो वो भी जैसे मान लीजिए गच्छति, ठीक है, तो गच्छति एक क्रियापद है। तो वो किसके द्वारा, वो जो शब्द है वो कौन से प्रत्यय के द्वारा अंत होता है, तिङ प्रत्यय के द्वारा अंत होता है। तो सुबंतम पदम में सुप प्रत्यय के द्वारा वो पद अंत होता है, और जो गच्छति जो पद है उसमें तिङ प्रत्यय से वो वर्ड अंत होता है, ठीक है, तिङ प्रत्यय। अभी के लिए आप इतना ही बस थोड़ा सा मन में रखिए, तिङ प्रत्यय, आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, एकदम से आप सब कुछ नहीं समझ सकते, धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। तो ये वर्ब जो है वो तिङ प्रत्यय से अंत होता है। तो नाउन मतलब याद रखिए, नाउन मतलब सुबंतम पदम, और क्रियापद या वर्ब मतलब तिङन्तम पदम, ठीक है। नाउन मतलब सुबंतम पदम और वर्ब मतलब तिङन्तम पदम। तो ये व्याकरण में हम लोग ये 2 वर्ड्स के द्वारा हम लोग इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली 2 प्रकार के एक्चुअली पद होते हैं उसमें, ठीक है। यस, अभी एक चीज ध्यान रखिए, अभी एक चीज और एक है इसमें कि इन एवरी सेंटेंस देयर इज वन वर्ब, तिङन्तम पदम, रिटन और इम्प्लाइड। तो जिस प्रकार से हमने शुरू में देखा, एक वाक्य जो पदों से बनते हैं और पद के प्रकार 2 है, एक सुबंतम पदम और तिङन्तम पदम। तो क्या होता है कि हर एक जो सेंटेंस होता है ना, हर एक वाक्य जो होता है उसमें हमेशा एक तिङन्तम पदम रहता है। तिङन्तम पदम मतलब क्या, एक वर्ब, एक क्रियापद, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, उसमें आपको हमेशा एक तिङन्तम पदम आपको यूज करना ही पड़ेगा, या तो रहेगा ही, ठीक है। यदि तिङन्तम पदम नहीं है उसमें तो वो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता था। ये सेंटेंस यदि सेंटेंस में यदि बस नाउन डाल देंगे आप और तिङन्तम पदम या क्रिया कुछ नहीं है, तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। ओनली इट्स अ लिस्ट ऑफ नाउन्स, नथिंग एल्स। कोई बस सुबंतम पदम, सुबंतम पदम, सुबंतम पदम, सुबंत पदम, लेकिन तिङन्तम पदम नहीं है, तो वो वाक्य नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें हर एक वाक्य में एक तिङन्तम पदम रहता ही है, ठीक है। आप बेसिकली थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइए, बस इतना ही आप ध्यान रखिए बस कि हर एक जो सेंटेंस है उसमें हमेशा एक वर्ब होना चाहिए, और वर्ब मतलब संस्कृत व्याकरण में तिङन्तम पदम, ठीक है। और उसके पहले सुबंतम पदम नाउन्स रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाउन्स रह सकते हैं। जैसे आप इधर देखिए, एक वाक्य जो है उसमें एक सुबंतम पदम, दूसरा सुबंतम पदम और लास्ट में तिङन्तम पदम, ठीक है। तो ये जो सुबंतम पदम है 3 भी हो सकता है, इसमें 2 है, इसमें 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है,
लेकिन क्रियापद एक ही होनी चाहिए। हर एक सेंटेंस में क्रियापद एक ही होनी चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस में सुबंत पद अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये कंसेप्ट है इसका। ओके, इन अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस द वर्ब तिङन्त पदम शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग को यदि वाक्यों को समझना है, योगेश प्रभु मैं आपको प्लीज अम्यूट रखिए, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप बीच बीच में कोई भी आप अनम्यूट करके बोलिएगा मत। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस जो है, एक वाक्य जो है, उसमें यदि आपको वो सेंटेंस का अर्थ निकालना हो या वाक्य को समझना हो, तो हम लोग पहले किसको आइडेंटिफाई करते हैं? तिङन्तम पदम को। ठीक है, तिङन्तम पदम जो है, वर्ब जो है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग तिङन्तम पदम को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? तो आप देखिए, ऑल अदर वर्ड शुड बी नाउन्स या सुबंतम पदम, they are all connected to the verb either directly or indirectly। क्योंकि यदि हम लोग क्रियापद को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो सुबंत पद है, तिङन्तम पदम पहले, उसके पहले जो भी सुबंत पद है या नाउन्स है, वो नाउन कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कैसे वर्ब से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि उदाहरण के तौर पे राम वन जा रहा है, ठीक है, रामः वनम गच्छति, तो गच्छति क्या है? एक क्रियापद है, और रामः क्या है? एक सुबंतम पदम है, सुबंतम पदम या नाउन है। अभी हम लोग ने रामः वनम गच्छति जो वाक्य है, उसमें गच्छति हम लोग ने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब को आइडेंटिफाई कर दिया हम लोग। ठीक है, अभी हमको ये देखना है किस प्रकार से जो नाउन्स है वो कैसे वर्ब में अन्वय ले रहे हैं, या तो कैसे वो वर्ब से कनेक्टेड है, उनका जो मीनिंग है, उनका जो भी कार्य चल रहा है, वो कैसे वर्ब से वो कनेक्टेड है। कोई भी नाउन है, जैसे मान लीजिए रामः, ठीक है, तो अभी तिङन्तम पदम जो है, मान लीजिए गच्छति, उसमें रामः वनम गच्छति में शुरू में जो राम सुबंत पदम है, नाउन है, तो रामः हम लोग ने यदि गच्छति आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को ये देखना है कि रामः किस प्रकार से गच्छति से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से कनेक्शन है इसमें कि रामः क्या है, इसमें रामः वनम गच्छति जो है उसमें वो क्या है, राम जो है वो करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं रामः निकाल देता हूं और वनम गच्छति लिख देता हूं, तो उससे क्या होगा? वो सेंटेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो गच्छति जो क्रिया चल रही है उसका कर्ता ही हट गया है ना। तो गच्छति की जो क्रिया है वो किसके द्वारा चलेगी? गच्छति जो क्रिया है वो एक कार्य है ना, क्रियापद है ना, या तो कोई कार्य चल रहा है, और कार्य किसके द्वारा हो सकता है? कोई मृत वस्तु के द्वारा तो हो नहीं सकता, कोई जीवित वस्तु चाहिए जिसके द्वारा वो कार्य हो सकता है। तो गमन क्रिया जो है, या तो जाने की जो क्रिया है, वो कौन करेगा? राम करेगा। ठीक है, तो राम के बिना गमन क्रिया इम्पॉसिबल है। समझिए, आप समझे? तो राम जो है वो यदि नहीं रहेगा सेंटेंस में, या तो उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी, तो उसके बिना गच्छति जो क्रिया है वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि हम लोग मान लीजिए कि रामः वनम गच्छति जो है, तो रामः जो नाउन है या कर्ता है, वो कैसे कनेक्टेड है? तिङन्तम पदम से कर्ता के रूप में। ठीक है, क्योंकि तिङन्तम पदम या जो वर्ब है गच्छति, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए, गमन क्रिया को एग्जीक्यूट करने के लिए राम की आवश्यकता है। तो राम क्या है? कर्ता है। तो हम लोग ने वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद देखा कि किस प्रकार से जो राम या नाउन है, सुबंतम पदम है, वो वर्ब के द्वारा कैसे कनेक्टेड है ना, वर्ब के द्वारा कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टेड है, क्योंकि यदि राम नहीं रहेगा तो गमन क्रिया होगी नहीं। अभी मान लीजिए वनम गच्छति, ठीक है, रामः वनम गच्छति, गच्छति देख लिया, रामः देख लिया, अभी देखेंगे वनम। तो वनम जो चीज है वो कैसे कनेक्टेड है गच्छति में कैसे कनेक्टेड है वनम? तो वनम जो है वो इस प्रकार से कनेक्टेड है कि
राम यदि वन जा रहा है, सॉरी राम यदि जा रहा है, ठीक है, तो कोई तो प्लेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिधर वो राम की जो गमन क्रिया है वो पूरी होगी, ठीक है। तो राम जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वन है, वन। तो वनम जो है, वनम वो गच्छति से कैसे कनेक्टेड है, वो इस प्रकार से कनेक्टेड है कि गच्छति को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस चाहिए कि जब तक वो गमन क्रिया चलती रहेगी, ठीक है। यदि आप, वनम एक प्लेस है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ना जिधर हम लोग जा सकते हैं, तो यदि हम लोग वनम ही नहीं बोलेंगे, बस ऐसा बोलेंगे राम गच्छति, तो बस राम जा रहा है, बस पता ही नहीं कहां जा रहा है। लेकिन जब हम लोग वनम ऐसा बोलते हैं तो उससे सेंटेंस क्लियर होता है कि हाँ, राम कहाँ जा रहा है, वन जा रहा है, ठीक है, राम वन जा रहा है। अभी जो वन जो है वो गच्छति से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि जब तक राम, सुनिएगा, जब तक राम वन नहीं पहुंच जाता, जब तक राम वन नहीं पहुंच जाता, तब तक गमन क्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जब तक राम यदि वन नहीं पहुंच जाता, तब तक गच्छति जो क्रिया है वो चलती रहेगी, और जैसे ही राम वन पहुंच गया वो क्रिया समाप्त हो गई। जैसे मान लीजिए राम वन पहुंच गया, ठीक है, राम लक्ष्मण सीता वो तीनों वन पहुंच गए, तो जो गमन क्रिया है वो समाप्त हो गई, ठीक है। तो वन जो है वो क्या है, वो गच्छति के लिए एक प्लेस है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो डेस्टिनेशन प्लेस है कि जहां पर जो कर्ता जो है वो प्लेस तक जाएगा और उसकी क्रिया चलती रहेगी उस समय तक, ठीक है। और जैसी वो जो करता है वो ऑब्जेक्ट या कर्म या वनम जो है उधर पहुंच गया, तो गच्छति क्रिया खत्म हो गई, ठीक है। तो ये है, बाय रिलेटिंग ईच नाउन टू द वर्ब द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस प्रकार से राम वनम गच्छति का उदाहरण से हम लोग ने समझा कि कैसे हर एक जो वर्ड है, नाउन जो है, राम एक सुबंतम पदम है और गच्छति एक क्रियापद है। तो राम कैसे कनेक्टेड है, वनम कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग को इस प्रकार से हर एक सुबंतम पदम को देखना है कि वो कैसे तिंगंतम पदम से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तिंगंतम पदम मतलब वर्ब। अभी इसमें कोई क्वेरीज है किसी को? यस अर्चना माता जी। प्रभु, इसमें आप बोल रहे थे कि जब राम पहुंच जाएगा तो उसका गमन क्रिया खत्म हो जाएगी, तो इस सेंटेंस के हिसाब से खत्म हो जाएगी या उसकी एक्चुअल गमन क्रिया खत्म कर सकता है गमन में भी? माता जी आप वापस बोलेंगे क्योंकि इसमें कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ बीच में, थोड़ा वापस रिपीट करेंगे। अच्छा, मैं कह रही थी जो आपने कहा राम वन जा रहा है, ये क्रिया जी। जब वो राम वन पहुंच जाता है तो ये क्रिया समाप्त हो जाती है। तो आप इस सेंटेंस को देखकर ही बोल रहे हैं या एक्चुअली उसका जो, क्योंकि राम तो वन में भी गमन कर सकते हैं ना, वन में भी चल सकते हैं, वन में भी यहाँ वहां जा सकते हैं, तो आप इस सेंटेंस को क्या आधारित बोल रहे हो क्या? माता जी एक उदाहरण के तौर पे यदि आप सेंटेंस को देखिए, डेफिनेटली जैसे मान लीजिए, हाँ मैं बताऊं, देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में राम वन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एक ही मतलब, अभी सिंगुलर मतलब एक ही मतलब लेना है आपको, ठीक है, कि गच्छति जो क्रिया जो चल रही है वो क्रिया कब तक चलेगी ये सेंटेंस के हिसाब से, कि जब तक वन में राम नहीं पहुंच जाता, ये सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद राम तो गमन कर ही सकते हैं ना, राम तो जब वन पहुंच गए उसमें इधर उधर तो हिल ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए
ये सेंटेंस के तौर पे लेना है माता जी, आप Okay, उसको okay. उसके तौर पे मत लीजिए कि हाँ मतलब राम चल ही नहीं पाएंगे आगे, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस में हम लोग ने रामः वनम गच्छति देखा, तो हम लोग को वो सेंटेंस के हिसाब से देखना है कि कैसे वो जो राम जो है वो गच्छति क्रिया कब तक चलेगा उसका, जब तक वो वन नहीं पहुंच जाता। जब वो वन हाँ, पहुंच गया उसके बाद तो वो क्रिया कर ही सकते हैं आगे, तो उसकी दूसरा Okay. सेंटेंस होगा। यस, Yeah. जैसे मान So it's लीजिए only particular sentence के ऊपर आप बोल रहे हैं। हाँ, यस माता इसी जी, तरह ये भी बोल रहे हो पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर बोल रहे हो कि ये तिङन्तम पदम जो है, आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस में बोल रहे हो कि उसका नाउन के ऊपर आधारित है, यानी इट डिपेंड्स ऑन द नाउन। ये भी आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बोल रहे हैं या आज जनरल बोल रहे हो? इट्स सब ये जो सेंटेंस में है, आपको पर्टिकुलर सेंटेंस में लेकर ही जो वर्ब्स है नाउन्स है उसका मतलब निकालना है माता जी, ठीक है। कोई आपको ठीक है। अलग मतलब उसका नहीं निकालना है कि हाँ गच्छति मतलब सभी कुछ आ गया, लेकिन ये जो सेंटेंस है उसके हिसाब से आपको वो क्रिया का अर्थ ठीक है। निकालना है, क्रियापद का अर्थ। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जैसे कम हियर, ऐसे भी एक सेंटेंस बन सकता है। वो अलग both- सेंटेंस है, वो अलग हाँ, सेंटेंस है। तो हाँ, इसीलिए विदाउट दैट डजंट हैव अ नाउन, है ना, बट दैट्स स्टिल अ अत्रा सेंटेंस। यस, तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ये जो वाक्य में, तो डेफिनेटली इट्स ये एक बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है माता जी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो इंट्रिकेसीज है कि किस प्रकार से और भी दो प्रकार के पद के अलावा भी कैसे एक अव्यय पद करके होता है माता जी, अव्यय पद। तो अव्यय पद में क्या होता है कि वो सुबंतम पदम नहीं होता है वो, तो वो उसमें एक क्रियापद होती है और अव्यय पद होता है। तो हम लोग अभी के लिए बस एक बेसिक प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है हम लोग ये देखेंगे। तो यदि बहुत एक साथ देखेंगे ना माता जी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी वजह से मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कुछ भी इसके विषय में, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। यस, ओके। डेफिनेटली वो भी सेंटेंस है जिस प्रकार से माता जी आपने बताया कम हियर। कम हियर यदि आप संस्कृत में बोलेंगे अत्र आगच्छ, आगच्छ वर्ब है और अत्र एक अव्यय है, डेफिनेटली इट्स अ सेंटेंस, डेफिनेटली। तो ये जो मैंने बताया सुबंतम पदम और तिङन्तम पदम, इट्स अ बेसिक ओवरऑल। हम लोग कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो गॉट इट, वो अलग थैंक है। यू। यस माता, यस डॉक्टर योगेश प्रभु। आपने बोला सेंटेंस में वर्ब का होना, तिङन्तम पदम का होना जरूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन वन में जा रहा है, तो एक वर्ड में अगर रामः बोला जाए तो वो आंसर भी एक सेंटेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसमें वर्ब नहीं होगा, खाली सुबंतम पदम। यस प्रभु, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखिए प्रभु, जैसे मैंने बताया था इधर, यस, तो अ वाक्यम कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ड पदम और वर्ड्स पदानी। तो डेफिनेटली प्रभु ये जो आपने बताया आंसर के रूप में कि जैसे कहा तो राम कौन जा रहा है वन में, तो हमने एक वर्ड में आंसर दे दिया राम, तो वो भी एक सेंटेंस के तौर पे तो है ही, ठीक है, वो सेंटेंस तो है ही। लेकिन हम लोग एक ओवरऑल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रियापद होता है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। डेफिनेटली उसको भी हम लोग सेंटेंस मानेंगे प्रभु, डेफिनेटली राम जो हमने बोला आंसर के रूप में जो दिया उसको भी हम लोग एक सेंटेंस के रूप में मानेंगे, क्योंकि वो एक वर्ड का आंसर है ना, एक वर्ड का सेंटेंस है। तो इसमें लिखा भी अ वाक्यम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड पदम। डेफिनेटली प्रभु कोई भी हम लोग आंसर देते हैं या तो कोई भी सेंटेंस है जिसमें एक ही वर्ड हो तो वो भी एक सेंटेंस के रूप में माना जाएगा, ओके। लेकिन हम लोग अभी के लिए बस एक बेसिक ओवरव्यू बेसिक एक प्रकार का हम लोग दे रहे हैं कि कैसे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने जो बोला राम, ठीक है, जैसे मान लीजिए राम, तो वो सेंटेंस जो है वो किसके ऊपर आधारित है, आप बताइए। क्या कौन वन में जा रहा है इसके ऊपर आधारित है ना। यदि मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछता कि कौन वन में जा रहा है तो आप राम उत्तर ही नहीं देते,
देते कि नहीं देते? नहीं देते ना आपको उत्तर। क्वेश्चन पूछा है, इसके वजह से आपने एक वर्ड का उत्तर दिया, ठीक है। तो हम लोग वो जो सेंटेंस है, कौन वन में जा रहा है या राम वन में जा रहा है, तो वो जो सेंटेंस है उसका हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि कौन करता है इसमें, क्या कर्म है इसमें, और क्या क्रियापद है इसमें, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर है, हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, योगेश प्रभु, इज इट क्लियर? यस प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग ने समझ लिया वाक्य का क्या अर्थ होता है, और वाक्य किससे बनता है, वो है पद से बनता है। और पद कितने प्रकार के होते हैं? सुबंतम पद और तिंगंतम पद, दो प्रकार के पद होते हैं। तो ये दो प्रकार के जो पद, उनके जो मिक्सचर है, उसके द्वारा एक सेंटेंस बनता है, एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस, ठीक है, उससे बनता है। तो वाक्यों का अर्थ निकालने से पहले हम लोग को क्या करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले? क्रियापदम। यस, सुमति माता जी बताइए। क्रियापदम आइडेंटिफाई करना है प्रभु जी। यस, उसके बाद क्रियापद आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? कर्ता कौन है? हाँ, कर्ता कौन है, मतलब हम लोग क्रियापद आइडेंटिफाई तो कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस में कितनी क्रिया होती है? बेसिकली सामान्य रूप से एक ही क्रिया होती है, ठीक है। देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वो किसका मिक्सचर है? एक सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम। तो तिंगंतम पदम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को देखना है कि जो पहले जो सुबंतम पदम जो है, वो सुबंतम पदम कैसे तिंगंतम पदम से कनेक्शन है उसका, है ना। तो जो भी अदर वर्ड्स है वो नाउन होने चाहिए, सुबंत पद होने चाहिए, और वो सुबंत पद कैसे तिंगंतम पदम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो हमको देखना है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब। सेकंड स्टेप, हाउ द नाउन्स आर कनेक्टेड टू द वर्ब, ठीक है, कैसे जो अलग जो नाउन है वो वर्ब से कैसे कनेक्टेड है। तो ये दो स्टेप्स है। तो ये दो स्टेप से हम लोग एक सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी ये जो हम लोग ने देखा पदम, है ना, वाक्यों से जो पदम, बहुत सारे पदों से एक वाक्य जो बनता है, तो संस्कृत में पदम एक्चुअली दो चीज से बनता है। हर एक पदम, कोई भी आप वर्ड लीजिए संस्कृत में, वो दो चीजों से बनते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज एवरीवन। अभी पदम जो है वो प्रकृति ही एक ओरिजिनल एंटिटी होती है, और उस प्लस प्रत्यय, ठीक है। तो प्रकृति ही मतलब ओरिजिनल एंटिटी प्लस प्रत्यय या सफिक्स, ये दोनों के मिलन से एक पद बनता है। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि आपने बताया वर्णों के मिलन से पद बनता है, आप बता रहे प्रकृति प्रत्यय से पद बनता है। तो ये जो पदम जो है उसको हम लोग वर्णों के मिलन से डेफिनेटली पदम तो बनता ही है, ठीक है, वो डेफिनेटली पद बनता है। लेकिन यदि हम लोग पद का कोई जो मीनिंग निकालना है, उसको पद का यदि कुछ मीनिंग निकालना है, तो हम लोग मीनिंग वाइज हम लोग इसका डिविजन कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसका अर्थ निकालने के लिए हम लोग डिविजन कर रहे हैं। तो उसका डिविजन इस प्रकार से है कि पदम जो है उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। पदम दो चीजों से बनता है, प्रकृति ही और प्रत्यय, ठीक है। प्रकृति मतलब ओरिजिनल एंटिटी होती है उसकी, और प्लस प्रत्यय होता है, ठीक है।
एक सफिक्स होता है। इंग्लिश में आप सफिक्स यदि आप देखेंगे ना, सफिक्स मतलब जैसे मैंने आपको प्रत्यय बताया पहले भी, तिङन्तम पदम में जो अलग अलग जो होता है, सुबंतम पदम, तिङन्तम पदम, तो कोई भी वर्ड या सुप प्रत्यय से एंड होता है, तिङन्तम मतलब तिंग प्रत्यय से, प्रत्यय मतलब सफिक्स। तो इंग्लिश में सफिक्स आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, डूअर। डूअर में डू क्या है? एक वर्ब है। और अर क्या है? अर, ई आर क्या है? एक सफिक्स है। तो जब हम लोग डूअर बोलते हैं और डू के बाद यदि हम लोग दो वर्ड जो है ई आर, वो सफिक्स है, वो हम लोग डूअर बोलते हैं प्रत्यय के साथ, तो वो क्या इंगित करता है? डूअर क्या इंगित करता है? वो करने वाला व्यक्ति, ठीक है, कर्ता। यस, डू मतलब करना, और डूअर मतलब जिसने किया। वो काम कौन किया? डूअर ने किया। तो डूअर मतलब जो उसका करता है, करने क्रिया का कोई जो करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डूअर, ठीक है। तो सफिक्स मतलब एक प्रकार का, हम लोग जो भी शब्द है उसके बाद में कुछ सफिक्स लगाते हैं ना, कोई प्रत्यय, जिसके द्वारा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी, संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। हम लोग सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ओके। तो पदम जो वर्ड है, तो उसके मीनिंग वाइज या तो उसका अर्थ को निकालने के लिए हम लोग उसको दो में हम लोग उसको विघटन करते हैं। तो एक है प्रकृति, ओरिजिनल एंटिटी, ठीक है, और प्लस प्रत्यय। अभी आप लोग को थोड़ा ये समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में जो वाक्य होते हैं, हिंदी में जो शब्द होते हैं, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी देखिए, तो मैंने बताया कि प्रकृति ही मतलब क्या? ओरिजिनल एंटिटी, ठीक है, कोई भी ओरिजिनल एंटिटी लीजिए आप। और प्रत्यय मतलब सफिक्स, ठीक है। तो इसको सामान्य रूप से हम लोग यदि हिंदी में सेंटेंस लेते हैं तो कैसे इसका अर्थ निकलता है? तो जैसे राम ने सीता को प्रसाद दिया, हिंदी में, ठीक है, राम ने सीता को प्रसाद दिया। ये सेंटेंस में हम लोग दो प्रकार के, जैसे ये जो है ना, राम ने जो है और को है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको प्रत्येक रूप में ले लीजिए, ठीक है। राम को आप प्रकृति ले लीजिए, ठीक है, ओरिजिनल एंटिटी, और प्रत्यय को आप, ने को आप क्या ले लीजिए? प्रत्यय। एग्जाम्पल के तौर पे, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आप इससे कोई अलग मतलब मत निकालिए, आप इसको बस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रकृति और प्रत्यय, ठीक है, वो दोनों को समझने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यदि आप मान लीजिए राम मतलब प्रकृति, ओरिजिनल एंटिटी, ठीक है, और ने मतलब एक प्रत्यय। सिमिलरली सीता में सीता प्रकृति ही, और को मतलब को प्रत्यय ले लीजिए आप, ठीक है। राम ने सीता को प्रसाद दिया, एक सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ गया? ये राम ने सीता को प्रसाद दिया, इसका क्या मतलब होता है? ये राम ने सबसे पहले राम ने प्रसाद दिया, ठीक है। तो राम डेटी किचन गया, या तो किचन गया, उधर से उसने प्रसाद बनाया, बाद में प्रसाद बनाने के बाद वो प्रसाद का जो यूटेंसिल्स है उसको लेकर आया, और बाद में उसने वो प्रसाद को किसको दिया? सीता को दिया, ठीक है। तो ये पूरी क्रिया होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है, राम ने सीता को प्रसाद दिया, वो राम को आप प्रकृति ले लीजिए और ने को आप प्रत्यय ले लीजिए। अभी मान लीजिए कि मैं ये जो सेंटेंस है उसमें ने और को हटा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ने और को हटा दिया, ओनली प्रकृति को रखता हूं, राम और सीता, ठीक है, प्रकृति रह गए, प्रत्यय को निकाल दिया, तो क्या होगा? राम सीता प्रसाद दिया, कोई अर्थ निकला इसका? राम सीता प्रसाद दिया, राम प्रकृति है, सीता प्रकृति है, राम सीता प्रसाद दिया, कोई मतलब नहीं इसका, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है क्या मतलब, प्रसाद दिया, क्यों दिया, क्या दिया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। तो इसके वजह से आप देखिए,
प्रकृति मतलब एक ओरिजिनल एंटिटी, या राम ले लीजिए, राम, ठीक है, कोई भी नाउन। प्रकृति मतलब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ वर्ब या धातु, ठीक है, वो धातु के विषय में बात बताता हूं। इट कैन बी एनीथिंग। प्रकृति मतलब कुछ भी हो सकता है, वो नाउन वर्ब हो सकता है। तो प्रकृति किसको डिनोट करती है? कोई भी नाउन्स को डिनोट करती है, और नाउन में कुछ भी हो सकता है, जीवित वस्तु या मृत वस्तु। और प्रत्यय क्या करता है? यदि सफिक्स जो है राम ने, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें सफिक्स क्या, सफिक्स के रूप में आप क्या मानिए? ने मान लीजिए, ने, ठीक है, वो सफिक्स के रूप में मान लीजिए, आप प्रत्यय के रूप में मान लीजिए। तो प्रत्यय क्या करता है? वो जो क्रिया जो है ना, क्रिया, इधर जो कौन सी क्रिया, राम ने और सीता को प्रसाद दिया में क्या क्रिया है? दिया। तो प्रत्यय क्या करता है कि वो कैसे नाउन, नाउन मृत वस्तु हो सकती है या जीवित वस्तु हो सकती है, वो प्रकृति कैसे, या जो नाउन है वो कैसे वर्ब में कैसे वो कनेक्शन बैठा रहा है। तो जो प्रत्यय जो है ना, वो डिसाइड करता है कि तो कौन सी क्रिया, या तो सॉरी कौन सी जो शब्द है वो कैसे वर्ब में कनेक्शन बैठा रहा है, ठीक है। तो राम ने सीता को प्रसाद दिया, ये सेंटेंस है, उसमें ने जो प्रत्यय है या तो ने जो वर्ड है वो कैसे वर्ब में कनेक्शन बैठा रहा है? कांत कृष्ण बंसल प्रभु बताइए। कांत कृष्ण बंसल प्रभु, एनीवे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस जो है राम ने सीता को प्रसाद दिया, तो ये सेंटेंस में ने क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि जो नाउन है या सुबंतम पदम है वो तिंगंतम पदम के साथ वो कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी राम ने सीता को प्रसाद दिया, तो जो ने जो है राम ने, वो ने क्या बता रहा है? राम को वो कैसे वर्ब के द्वारा कनेक्ट कर रहा है? कर्ता के रूप में। क्योंकि दिया का जो कार्य है, जो देने का जो कार्य है, वो कार्य कौन करेगा? राम करेगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए बस राम बोल देते हैं, लेकिन ने जो है वो क्या बता रहे कि वो करता है, तो राम ने वो कार्य किया, है ना। राम ने वह कार्य, कुछ भी कार्य ले लीजिए आप, वो किया। तो ने डिसाइड कर रहा है कि राम दिया का जो कार्य है उसके लिए क्या है? वो करता है, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये जो ने जो है वो बता रहा है कि जो नाउन जो है या प्रकृति जो है वो कैसे दिया या वर्ब में वो कैसे कनेक्शन बैठा रहा है। सिमिलरली सीता जो है वो आप प्रकृति के रूप में लीजिए, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति मीन्स एनी नाउन, एनीथिंग, नाउन और वर्ब, ठीक है। तो नाउन में कुछ भी हो सकता है कि कोई भी जीवित वस्तु या मृत वस्तु। तो सीता एक जीवित वस्तु है, जीवित वस्तु मतलब एक जीव है, ठीक है। तो सीता एक प्रकृति है, और को क्या है? प्रत्यय है। सीता जो पद है वो प्रकृति बोल सकते हैं हम लोग, सीता, और को क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। तो ये जो को जो है, को वो बता रहा है कि वो बता रहे कि जो सीता जो है वो वर्ब के द्वारा कैसे कनेक्शन बैठा रही है, कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो ने जो है वो बता रहा है कि राम कैसे वर्ब से कनेक्टेड है, और जो को है वो बता रहे कि सीता कैसे वर्ब से कनेक्टेड है। तो सीता को जो को जो है वो कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसे कनेक्टेड है वर्ब से? तो को बता रहा है कि राम ने किसको प्रसाद दिया? ऑब्जेक्ट क्या था? व्यक्ति कौन था? सीता, ठीक है। तो सीता एक व्यक्ति है जिसको मैंने प्रसाद दिया। यदि मान लो मैं को हटा देता हूं तो उसका कोई मीनिंग होता है? राम ने सीता प्रसाद दिया, कोई मीनिंग नहीं होता उसमें। क्यों मीनिंग नहीं निकल रहा? क्योंकि सीता को हम लोग वर्ब के द्वारा
कनेक्शन बैठा ही नहीं रहे, ठीक है। कोई भी हम लोग ने ऐसा नाउन ले लिया कि वो वर्ब वो जो नाउन है वो वर्ब के साथ कनेक्शन बैठा ही नहीं रहा है, हम लोग ने उसको डिफाइन ही नहीं किया है। तो राम ने हम लोग ने डिफाइन कर दिया कि राम जो है वो करता है, ठीक है। और सीता क्या है, वो व्यक्ति है जिसको राम ने प्रसाद दिया, ठीक है। इज द रिसीवर, शी इज द रिसीवर, सीता इज द रिसीवर ऑफ व्हाट, प्रसाद दिया, वो जो कार्य जो है प्रसाद दिया, तो उसका सीता रिसीवर है। तो को क्या बताता है कि सीता इज अ रिसीवर, या जिसको प्रसाद मिलने वाला है। यदि मैं को नहीं बताता तो डिफाइन नहीं होता कि सीता रिसीवर है कि नहीं है। तो राम सीता प्रसाद दिया, ये जो सेंटेंस है इसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों कोई मतलब नहीं होता? क्योंकि इसमें प्रत्यय ही नहीं है। तो प्रकृति मतलब कुछ भी, नाउन या तो वर्ब, ठीक है। और प्रत्यय मतलब वो बताता है कि वो कैसे वर्ब के साथ वो नाउन कनेक्टेड है, ठीक है। तो प्रत्यय इज अ कनेक्टर, प्रत्यय टेल्स कि हाँ ये जो वर्ड है वो इस प्रकार से वर्ब के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली रामः सीतां प्रसादं दत्तवान, यदि देखिए, यदि इसमें देखिए राम सीता प्रसादं दत्तवान, संस्कृत में राम सीता प्रसादं दत्तवान, संस्कृत में कोई मतलब नहीं होता इसका, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है कि राम किस प्रकार से दत्तवान जो क्रिया है उससे कैसे कनेक्टेड है, और सीता दूसरा वो कैसे कनेक्टेड है दत्तवान से। जब हम लोग रामः में अह डाल देते हैं या प्रत्यय, रामः में जो अह है ना वो प्रत्यय है, ठीक है। सीता में जो अनुस्वार लगा है ना वो एक प्रत्यय है। वो कैसे आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो प्रत्यय हम लोग लगा देते हैं ना, तो उसके द्वारा पता चलता है कि कैसे राम जो है वो दत्तवान के साथ या तो वर्ब के साथ कनेक्टेड है, और सीताम जो है वो कैसे दत्तवान या वर्ब के साथ कनेक्टेड है। हिंदी में हम लोग ने और को यूज करते हैं ताकि हम लोग बता सके कि जो प्रकृति है वो कैसे, या तो नाउन जो है वो कैसे वर्ब के साथ कनेक्टेड है, ने और को। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि जो शब्द होता है ना उसी के अंदर ने को इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे मान लो राम ने, ठीक है, राम ने जो हम लोग ने दो वर्ड में बोला वो संस्कृत में एक वर्ड में हो जाता है, रामः। राम ने मतलब संस्कृत में रामः, ठीक है। सीता को संस्कृत में सीताम, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने प्रत्यय लगा दिया, इंक्लूड हो जाता है, शब्द के अंदर ही प्रत्यय इंक्लूड हो जाता है। लेकिन हिंदी में हम लोग और एक वर्ड डालते हैं, राम ने दो वर्ड हो गए, सीता को दो वर्ड हो गए, ठीक है। उसमें प्रकृति और प्रत्यय जो भी होता है वो अलग अलग दो वर्ड से बोलते हैं, और संस्कृत में इंक्लूड होता है रामः सीतां प्रसादं दत्तवान। तो हम लोग राम सीता प्रसाद दत्तवान जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग राम में विसर्ग डाल देते हैं, सीता में अनुस्वार डाल देते हैं, तो वो प्रत्यय डालने की वजह से ये पता चलता है कि राम जो है वो दत्तवान क्रिया में कैसे कनेक्टेड है, कर्ता के रूप में कनेक्टेड है, और सीताम जो है वो ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में कनेक्टेड है, रिसीवर के रूप में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है प्रकृति और प्रत्यय का। जस्ट एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताया क्योंकि आपको समझ जाएंगे ना प्रकृति और प्रत्यय कैसे होता है। तो ये हिंदी के कोई उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति कुछ भी हो सकती है, नाउन या धातु, और प्रत्यय क्या करता है कि वो नाउन और वर्ब जो है, धातु जो है, वो कैसे वर्ब के साथ कनेक्टेड है वो बताता है। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस है? प्रकृति और प्रत्यय समझ नहीं आया किसी को? यस सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जस्ट हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, कर्ता ने कर्म को ऐसे ऐसे कारक कारक, हाँ कारक होते थे वो, ऐसे ही हो गया ना इसमें। यस माता जी, कारक में जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से के लिए ऐसा है। तो उसमें जो हम लोग कर्ता ने, तो ने जो है वो क्या है? कर्ता को रिलेट करता है। जी कर्ता को कैसे रिलेट करता है, क्रियापद को कैसे रिलेट करता है, ठीक है। कर्ता को क्रियापद के साथ कैसे रिलेट किया। तो ने जो है वो एक कनेक्टर है,
किसका कनेक्टर है वो? प्रकृति या तो नाउन को वर्ब के साथ कैसे हम लोगों को मीनिंग निकालना है, वो कैसे कनेक्शन बैठा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो प्रत्यय जो है, सफिक्स जो है वो बताता है। तो हिंदी में हम लोग ने को यूज करते हैं, संस्कृत में हम लोग अह, अम, ठीक है, ए न आभ्याम, ए भी ही, उसके द्वारा जो प्रत्यय होते हैं उसमें, तो उसके द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे वो वर्ड वर्ब के साथ कनेक्टेड है। हरे कृष्ण, वेरी वेल एक्सप्लेन प्रभु, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस? अर्चना माता जी क्लियर है आपको? कृष्ण प्रभु जी, जी जी। बेसिकली जो हिंदी में आपने जो सेंटेंस लिखा, मतलब जो ने और वो दूसरा वर्ड जो था, दैट इज कंजंक्शन बेसिकली, लाइक इन हिंदी इट्स संयोजक। हाँ हाँ, ने और वो सब वो रहता है हिंदी में अलग। यस माता जी, यस, अच्छा, हिंदी में वो सब रहता है उसको बट इसमें नहीं रहता है, संस्कृत में नहीं रहता है ऐसे। नहीं माता जी, तो हरे इसलिए मैं कृष्ण, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया Yes. माता जी, बस Correct. एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, बस ने को प्रत्यय लीजिए। यस, गॉट इट प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, इसके पहले का जो स्लाइड था अभी जो आपने चेंज किया इसके पहले का जरा स्लाइड लाइए वापस। जी हाँ, सो यहाँ पे आपने राम, ओरिजिनल एंटिटी राम प्लस सुफिक्स में स क्यों लिखा हुआ है? जो अह सफिक्स में स क्यों? अह जब भी हम लोग अह कहते हैं तो उसका तो स कैसे उधर अह और स कैसे रिलेट हो रहा है? जी प्रभु, एक्चुअली मैंने सुबंत जो हम लोग ने सुबंत पद है, नाउन जो है, संज्ञा पद जो हाँ, है, तो हम लोग हाँ, उसको सुबंत पद बोलते हैं, है ना, सुबंत हाँ, पद। हाँ, सुप क्या मतलब होता है, मैं आपको इसके बाद में समझाऊंगा। और सुप में वो कैसे स हो जाते हैं और स जो होता है वो विसर्ग कैसे हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी व्याकरण की प्रोसेस है प्रभु। हम लोग जब लघु सिद्धांत, तो लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है व्याकरण में। पाणिनि जो आचार्य हो चुके हैं, आप लोग जानते होंगे, पाणिनि जो बहुत बड़े व्याकरण थे, तो उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉल लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है बेसिकली, एक वो पाणिनि जो व्याकरण है, तो वो उसमें अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र मतलब एक प्रकार का छोटा सा सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, और उसपे बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो ऑथर थे वरदराज आचार्य, तो उन्होंने क्या किया कि सूत्रों को प्रॉपरली एक प्रकार का क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज उन्होंने अरेंज किया, चैप्टर वाइज या तो एक प्रकार का प्रकरण वाइज उन्होंने उसको डिवाइड किया। तो जिसमें बहुत अच्छी तरह से राम प्लस, ठीक है, राम हमें यदि आप देखेंगे, प्रकृति मतलब राम, ठीक है, और हिंदी में ने को बोलते थे, ने को से के द्वारा, तो हम लोग संस्कृत में आधा सकार तो संस्कृत में आधा सकार ती, इसके द्वारा हम लोग ने को ये सब इंगित करते हैं, ठीक है। तो कैसे आधा सकार जो है वो विसर्ग में बदल जाता है, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है प्रभु, उसमें सूत्र लगते हैं अलग अलग, तो ये सब तो बहुत डीप में उसमें जाते हैं। तो आपको समझने का बस सिंपली कि जो सुप्रत्यय है ना, तो वो कैसे कैसे बस व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, और बस सकार जो है वो विसर्ग में बदल जाता है, जो है वो वनम में बदल जाता है, तिंग होता है तो नकार चले जाता है, बाद में कच्छति बन जाता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग तो उसमें नहीं जाएंगे व्याकरण के उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा उसमें कि कैसे वो उसमें कैसे वो वो जो सेंटेंस, वो जो प्रत्यय है, वो कैसे उसका बदलाव होता है व्याकरण के जो रूल्स के हिसाब से, वो कैसे विसर्ग में बदलता है सूत्र के हिसाब से, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली बस एक प्रकार का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि संज्ञा पद क्या होता है, संज्ञा पद में जो प्रकृति होती है और प्रत्यय होता है।
तो थोड़ा बेसिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं सुबंत पद जो है उसके विषय में आपको बताऊंगा कि कैसे वो सुबंत जो है, सुबंत मतलब सुप प्रत्यय से जो वर्ड एंड होता है। तिंगंतम पद मतलब वर्ब जो तिंग प्रत्यय से एंड होता है, ठीक है। हमने ने, कर्ता ने, कर्म को सब देखा ना, ये ने के प्रत्यय के रूप में मान लिया। तो संस्कृत में नाउन का अलग प्रत्यय रहता है और वर्ब का अलग प्रत्यय रहता है या सफिक्स रहता है, उसकी अलग ही लिस्ट है, ठीक है। तो शुभ जो नाउन जो है वो सुप होता है, उसका जो प्रत्यय का नाम है सुप प्रत्यय, और जो वर्ब है उसका प्रत्यय का नाम है तिंग प्रत्यय, ठीक है। तो ये होता है उसमें। यस नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी यस प्रभु जी, in that next slide there was one sentence ना, रामः सीताम प्रभु हिंदी बोलिए, हिंदी प्रसादम। बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी में बोलिए। ओ सॉरी प्रभु जी, अगली स्लाइड में लिखा था ना ये रामः सीताम प्रसादम दत्तवान। जी तो प्रभु जी इसमें सीताम और प्रसादम दोनों में अनुस्वर प्रत्यय लगा है, लेकिन हमने जी। ताम को तो को पढ़ा है और प्रसादम वाले अनुस्वर को तो को नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, वैसा, हाँ हाँ हाँ, यस प्रभु जी, यस मैं बताता हूँ। प्रभु ये जो राम सीताम प्रसादम दत्तवान जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस में द्विकर्म का धातु, एक्चुअली द्विकर्म का धातु, इसमें दो कर्म है एक्चुअली, क्योंकि राम ने सीता को प्रसाद दिया, ठीक है। तो इसमें जो दिया जो है, ये जो सेंटेंस है उसमें दो कर्म है, क्योंकि सीता को दिया, लेकिन सीता को कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा ना, वो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रसाद है। तो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सेंटेंस को यूज किया, और क्योंकि प्रसादम जो है उसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, प्रसादम में भी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको हिंदी में डिफाइन नहीं करते ना, जैसे सीता, राम ने सीता को अलग से डिफाइन नहीं करते ना, लेकिन संस्कृत में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल, वो प्रसादम को मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रो, नहीं तो ये जो हिंदी में जो एग्जाम्पल लिया राम ने सीता को, उसी को मैंने राम सीताम एग्जाम्पल लिया, दो ही शब्द का। तो प्रसादम में डेफिनेटली प्रो जो सीताम में जो अनुस्वार है और प्रसादम में अनुस्वार है, वो दोनों ही कर्म है, द्विकर्म का धातु बोलते हैं इनको। ये जो एक सेंटेंस है उसमें दो कर्म है, तो ये जो धातु का जो सेक्शन आएगा ना, वर्ब का सेक्शन, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें द्विकर्म का कैसे होता है, दो कर्म एक साथ कैसे चलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे गीता में श्लोक है जिसमें दो दो तीन तीन कर्म होते हैं, इस प्रकार अलग अलग दो कर्म होते हैं उसमें। तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो चीज। तो आप अभी के लिए बस राम सीताम को देखिए, प्रसादम को छोड़ दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यस यस यस, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है? ठीक है, तो कोई मुझे टाइम बता सकता है, अभी टाइम कितना हुआ? What is the time now? 8:20. Okay. यस, तो वही मैंने लिखा है कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना राम ने, संस्कृत में राम बोलते हैं, राम ने इंक्लूड हो जाता है। तो हिंदी में हम लोग दो पद से बोलते हैं राम ने, और संस्कृत में एक ही वर्ड से राम, तो राम मतलब राम ने। सिमिलरली संस्कृत में सीताम और हिंदी में सीता को, तो दो जो वर्ड है हिंदी में, उसको हम लोग संस्कृत में एक वर्ड से ही इंगित कर देते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में हिंदी में ने प्रत्यय मान लीजिए, ठीक है, ने को प्रत्यय मानिए, और राम को क्या मानिए, प्रकृति मान लीजिए। संस्कृत में राम को प्रकृति मान लीजिए, और विसर्ग जो है इसमें उसको प्रत्यय मान लीजिए, ठीक है। हिंदी में सीता को प्रकृति मान लीजिए और को प्रत्यय, और संस्कृत में सीता प्रकृति और अनुस्वार को, ये जो शब्द है उसमें अनुस्वार को प्रत्यय, ठीक है।
यस तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, दो प्रकार के पद होते हैं और हमने देखा कि पद जो होता है वो दो चीजों से बनता है। एक है प्रकृति, ओरिजिनल एंटिटी, प्लस प्रत्यय, सफिक्स। ठीक है, तो ध्यान एक चीज है कि जब हम लोग पदम जो होता है वो सुबंतम पदम हम लोग बोलते हैं और तिंगंतम पदम बोलते हैं। तो तिंगंतम पदम और सुबंतम पदम दो प्रकार के पद होते हैं। इसके वजह से जो प्रकृति होता है ना, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि हम लोग पदम बोलेंगे, बस पदम, दैट मीन्स प्रकृति प्लस प्रत्यय। ठीक है, और पदम जब हम लोग सुबंतम पदम इंक्लूड कर देते हैं, ये दो प्रकार के पद है ना, सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम। तो सुबंतम पदम में प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम। क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम, दैट मीन्स नॉमिनल बेस। ओके, तो पदम में जब हम लोग सुबंतम पदम डालते हैं तब प्रकृति का नाम हो जाता है प्रातिपदिकम। ठीक है, सुबंतम पदम में प्रकृति का नाम हो जाता है प्रातिपदिकम या नॉमिनल बेस, और प्रत्यय का नाम हो जाता है सुप्रत्यय। ठीक है, सुबंतम पदम में प्रकृति को बोलते हैं प्रातिपदिकम और सुबंतम पदम में प्रत्यय को सुप्रत्यय बोलते हैं, नॉमिनल सफिक्स। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना प्रभु जी? कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं हो रहा है ना इसमें? समझ में आया आपको? पदम जो होता है वो प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। ठीक है, ओरिजिनल एंटिटी प्लस सफिक्स से बनता है। तो पदम दो प्रकार के होते हैं, सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम। तो जब हम लोग सुबंतम पदम में प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम, और प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सुप्रत्यय। और धातु जो क्रियापद जो होती है उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं तिंगंतम पदम। तो उसमें भी प्रकृति को अलग अलग कुछ बोलते हैं और प्रत्यय को अलग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको समझना है। सुबंतम पदम में प्रकृति को प्रातिपदिकम और सुबंतम पदम में प्रत्यय को सुप्रत्यय। ठीक है, तो हमको इस प्रकार से समझना है। ओके, यस नित्य मुकुंद प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी कुछ बताया कि जो क्रिया होती है तो क्रिया को भी कुछ प्रकृति और प्रत्यय का बताया आपने, कुछ रिपीट करेंगे क्या बोला? क्रियापद जो होती है उसको संस्कृत व्याकरण में तिंगंतम पदम के द्वारा इंगित करते हैं हम लोग। वर्ब, इंग्लिश में वर्ब, उसको हम लोग संस्कृत व्याकरण में तिंगंतम पदम के द्वारा हम लोग वर्ब को इंगित करते हैं। तो पद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और जैसा कि हम लोग ने देखा कि पद दो कंस्टिट्यूएंट्स या उसका विघटन किया यदि करें हम लोग तो वो दो चीज से बना है पद, एक प्रकृति प्लस प्रत्यय। ठीक है, अभी पद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम। सुबंतम पदम मतलब नाउन, तिंगंतम पदम मतलब वर्ब। सुबंतम पदम में प्रकृति को हम लोग बोलते हैं प्रातिपदिकम। ठीक है, और सुबंतम पदम में प्रत्यय को बोलते हैं सुप्रत्यय। सिमिलरली दूसरा जो पद है तिंगंतम पदम या वर्ब, उसमें प्रकृति को कुछ और बोलते, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप सुबंतम पदम ध्यान रखते देखिए। और तिंगंतम पदम में प्रकृति को कुछ और बोलते हैं, और सिमिलरली तिंगंतम पदम में प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय होता है। ठीक है, सुबंतम पदम नाउन में माय डाउट इज कि जो पदम है, चाहे कोई भी पदम हो, चाहे सुबंतम पदम हो या वो जो दूसरा वाला पदम है वो हो, प्रकृति और प्रत्यय दोनों रहेंगे। यस प्रभु, हमेशा, क्योंकि दो प्रकार के पद होते हैं ना, तो हर एक पद जो होता है वो प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। यस, वो धातु हो या नाउन हो, क्रिया हो या नाउन हो, तो हर एक जो पद होता है वो प्रकृति और प्रत्यय से ही बनता है। तो वो सुबंतम पदम हम लोग डिफाइन करते तब प्रकृति का नाम चेंज होकर प्रातिपदिकम हो जाता है और प्रत्यय का नाम चेंज होकर सुप्रत्यय हो जाता है। लेकिन कोई भी पद ले लीजिए आप, वो दो चीज से बनता है, प्रकृति या प्रत्यय। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो मैंने सिखाया ना सुबंतम पदम के विषय में,
तो थोड़ा सा ये नाम आपको नए लग सकते हैं, प्रकृति, प्रत्यय, प्रातिपदिकम, सुप्रत्यय, सुबंतम पदम, तिंगंतम पदम। तो ये जो नाम, ये जो अलग अलग जो नाम जो है, सुबंतम पदम, तिंगंतम पदम, मैं आपको लिस्ट दूंगा बाद में, तो आप इसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये शब्दों से आप थोड़ा और आप यूज टू होइए और अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये शब्द बार बार मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। फ्यूचर में भी जब हम लोग पढ़ेंगे सुबंतम पदम, तिंगंतम पदम, तो बार बार मैं ये वर्ड्स को यूज करूंगा, प्रातिपदिकम, सुप्रत्यय, बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा कि ओरिजिनल एंटिटी या सफिक्स या नॉमिनल बेस या नॉमिनल सफिक्स, ये सब नहीं बोलूंगा, ओनली प्रातिपदिकम, सुप्रत्यय। तो थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है, वो आपको थोड़ा यूज करना है बस। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा होता है, उसके अलग वर्ड्स होते हैं, उसके नाम होते हैं, या कोई भी ले लीजिए, तो कोई भी हम लोग सीखते तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फील्ड, डॉक्टर, जैसे मेडिसिन फील्ड ले लीजिए, मेडिसिन फील्ड में उसमें मेडिसिन के नाम होते हैं अलग अलग, डिसीजेस के नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो कोई भी फील्ड ले लीजिए, संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग वो चीज को अलग वे से हम लोग उसको इंगित करते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, आप यूज टू होइए, तो आप कोई टेक्निकल टर्म से थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। यस, अर्चना माता जी। प्रभु इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? ये सुबंतम पदम का, सुबंतम पदम जी जी इक्वल टू प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय। सो ये सुप्रत्यय और प्रातिपदिकम का कोई एग्जाम्पल है? जी माता जी, जी जी, मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सुबंतम पदम जो है वो प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय से बना है, ठीक है। तो अभी तक जो भी समझाया मैंने क्लियर है अभी? यस। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। तो नाउन जो जैसे देखा हमने, नाउन जो है सुबंतम पदम जो है वो किससे बना है? प्रातिपदिकम प्लस सुप्रत्यय से बना है, ठीक है। अभी इंग्लिश में देखिए, अ प्रातिपदिकम इंडिकेट्स अ थिंग और अ पर्सन, है ना। अ प्रातिपदिकम इंडिकेट्स अ थिंग और अ पर्सन। सुप्रत्यय इंडिकेट्स हाउ दैट थिंग और पर्सन इज कनेक्टेड टू द वर्ब इन अ सेंटेंस। हमने देखा ना हिंदी में भी, राम ने सीता को प्रसाद दिया, तो राम को आप प्रातिपदिकम मान लीजिए हिंदी में, और को या ने को मान लीजिए आप सुप्रत्यय, ठीक है। तो राम प्रातिपदिकम हो गया या थिंग या पर्सन, और सुप्रत्यय हो गया ने को, सफिक्स। तो ने को क्या बता रहा है कि कैसे राम जो है वो दिया जो वर्ब है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो राम कर्ता के रूप में कनेक्टेड है वर्ब से। तो सुप्रत्यय मतलब सुप्रत्यय बताता है कि वो चीज या वो पर्सन वो सेंटेंस में क्रियापद या वर्ब के साथ वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। सुप्रत्यय इंडिकेट्स हाउ दैट थिंग और पर्सन इज कनेक्टेड टू द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो सुप्रत्यय को आप कनेक्टर मान लीजिए, कनेक्टर है वो नाउन को वर्ब के साथ करने के लिए, ठीक है। अभी प्रातिपदिकम जो है ना, प्रातिपदिकम, ठीक है, हम लोग पदम में जो प्रकृति प्रत्यय जो देखा हमने, उसको सुबंतम पदम में हम लोग प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम, और प्रत्यय को सुप्रत्यय। तो प्रातिपदिकम के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस, तो प्रातिपदिकम के दो भेद नहीं बोल सकते, लेकिन उसके दो वो होते हैं, दो चीज होते हैं उस क्लासिफिकेशन, आप जानते हो इंग्लिश में। तो उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं प्रातिपदिकम के, ठीक है। एक प्रातिपदिकम जो होता है उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 जेंडर जो आप जानते हैं ना, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर, तो ये जो 3 प्रकार के जेंडर्स होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः। तो ये हो गया प्रातिपदिकम का
फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन। हम लोग प्रातिपदिकम को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के द्वारा हम लोग उसको डिफाइन या तो सेग्रीगेट कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है अजंत या सॉरी अजंत नहीं, स्वरांत, ठीक है, अभी के लिए स्वरांत और व्यंजनांत। तो हम लोगों ने स्वर पढ़े ना, 13 स्वर, और व्यंजन कितने, व्यंजन कितने होते हैं 33, 33। तो 13 स्वर और 33 व्यंजन। तो प्रातिपदिकम जो होता है ना, वो स्वरांत हो सकता है या व्यंजनांत हो सकता है। अभी आप लोग सोचेंगे स्वरांत का क्या मतलब होता है, स्वर तो पता है, स्वरांत मतलब क्या होता है। स्वरांत मतलब जो वर्ड स्वरों से एंड होता हो, ठीक है, जो भी पद हो वो स्वर से एंड होता हो, और एक कोई भी पद जो व्यंजन से एंड होता हो, व्यंजन जो है ना उससे एंड होता हो। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है 3 जेंडर्स, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया प्रातिपदिकम का। और दूसरा क्लासिफिकेशन है स्वरांत या स्वर से जो एंड होता है, और दूसरा व्यंजनांत, व्यंजन वर्ण से जो एंड होता है, ठीक है। ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए प्रातिपदिकम के लिए। स्वर से क्या एंड होता है प्रभु, सेंटेंस या वर्ड? सेंटेंस, वर्ड, पद माता जी, पद। जो प्रातिपदिकम है ना वो एक पद होगा, पद मतलब कोई भी शब्द, प्रातिपदिकम कोई भी कुछ होगा ना, कोई शब्द होगा ना, तो वो शब्द जो है वो स्वर से एंड होना चाहिए या तो व्यंजन से एंड होना चाहिए, ठीक है। वो एक क्लासिफिकेशन है। मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूँ, रुकिए। यस, उदाहरण में देखिए, अर्जुन, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन क्या है, प्रकृति है ना। पद में प्रकृति, प्रत्यय में प्रकृति है, या सुबंत पद में क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा। कांत कृष्ण बंसल प्रो बताइए, सुमति माता जी मत बताइए, आप कांत कृष्ण बंसल बताइए। क्या हो गया कांत कृष्ण प्रभु को? यस, मैं, आप सुन नहीं सकते, मैं जो बोलूं तो प्रॉब्लम ऐसा है। अच्छा, अभी तो आवाज आ रही प्रभु आपकी, आ रही है? बोलिए प्रभु। हाँ, आपने, सॉरी, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ जी प्लीज। मैं ऐसा पूछ रहा हूं कि जी सुबंत पदम में जी प्रकृति और प्रत्यय जो देखा ना हमने, पद का जो 2 डिविजन होता है, 2 चीज से बनता है पद, प्रकृति और हाँ प्रत्यय। तो सुबंत पदम जो होता है, सुबंतम पदम या नाउन, तो उसमें जी। प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रकृति, ठीक है, जरका माता जी। प्रातिपदिकम। यस, कान कृष्ण प्रभु ध्यान से सुनिए प्रभु, आप प्लीज ध्यान रहिए क्लास में आप ध्यान से सुनिए। तो जो क्या बोलते हैं, सुबंतम पदम जो होता है उसको हम लोग प्रकृति जो होता है उसको सुबंतम पदम में हम लोग बोलते हैं प्रातिपदिकम। क्या बोलते हैं कान कृष्ण प्रभु? प्रातिपदिकम, ठीक है। श्रेया माता जी, श्रेया वीडियो ऑन रखिए प्लीज अपना। ठीक है, तो सुबंतम पदम में हम लोग प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम, और प्रत्यय को बोलते हैं सुप प्रत्यय। ओके,
तो ये जो अर्जुन जो है वो एक क्या है, अर्जुना, वो क्या है, एक प्रातिपदिकम है। ठीक है, इसको प्रातिपदिकम समझिए, इसको प्रातिपदिकम समझिए। ठीक है, अभी हमने देखा 2 क्लासिफिकेशन होते हैं प्रातिपदिकम के। पहला क्या है, जेंडर्स, 3 जेंडर्स, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 जेंडर्स का क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है उसका, प्रातिपदिकम का, स्वरांत और व्यंजनांत। ठीक है, स्वरांत और व्यंजनांत, जो वर्ड जो है, शब्द जो है वो स्वर से एंड होता हो और जो वर्ड व्यंजन वर्ण से एंड होता हो। ठीक है, तो अभी के लिए शुरू में हम लोग पहले बस स्वर देखेंगे, स्वर से जो अंत होता है जो शब्द, वो ही देखेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्ण विच्छेद, अर्जुन का वर्ण विच्छेद क्या होगा, शशंक परमार प्रभु। जी प्रभु जी। अर्जुना जो प्रातिपदिकम है या तो वर्ड है, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आप, कैसे होगा उसका वर्ण विच्छेद? अर्जुन ही होगा ना प्रभु जी। प्रभु मैं वर्ण विच्छेद बात कर रहा हूं, वर्ण विच्छेद। जो अर्जुना है ना, अर्जुना, मैंने जैसे बताया वर्णों के मिलन से शब्द बनता है ना, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो शब्द जो है उसको आप वर्णों में विघटन कीजिए, उसको आप निकालिए, शब्दों को, शब्द में वर्णों को विघटन कीजिए आप। कैसे होगा उसका वर्ण विच्छेद? जैसे अ में 2 वर्ड आएंगे, अ और अर्जुन। सबसे पहले क्या आएगा, प्लस प्लस, प्लस न, नहीं माता जी आप मत बोलिए, माता जी आपको पूछा, आप मत बोलिए, शशंक परमार आपको बोलिए। जैसे अ वर्ड का सिर्फ एक ही वर्ड होगा प्रभु जी, अ। शुरू में अ बोलेंगे, वर्ण विच्छेद में सबसे पहले अ आएगा, उसके बाद हाँ, अ, अर्जुन, र प्लस ज, र, अर्ध रकार बोलिए, अर्ध रकार, अर्ध रकार का आर, र। हाँ, अर्ध रकार प्लस अर्ध जकार, बोलिए ऐसे, अर्ध रकार प्लस अर्ध जकार, हाँ, प्लस अर्जु, अ, उ, हाँ, उ न, ऊ अह। जो है वो अर्ध नहीं है, और ऊ जो है नहीं, वो उ स्वर नहीं, है। हाँ, स्वर, ऊ प्लस न का अर्ध नकार अर्ध नकार, न का, प्लस अ, एंड में अ, अर्जुन, एंड में अ, यस, अर्जुना। ठीक है, तो ये हो गया शब्द का वर्ण विच्छेद। ठीक है, कोई भी शब्द लिया हम लोगों ने, उसका वर्णों में विच्छेद कर दिया, विघटन कर दिया उसका। ठीक है, तो जैसा कि माता जी पूछ रहे थे कि स्वरांत का कोई एग्जाम्पल बताइए। अर्जुना में यदि आप वर्ण विच्छेद करेंगे ना, तो स्वरांत का क्या मतलब, सबसे स्वरांत का मतलब क्या है कि जो भी शब्द है वो स्वर वर्ण से एंड होता है। ठीक है, जो भी शब्द है वो स्वर वर्ण से एंड होता है। अर्जुना में यदि आप देखिए तो वो कौन से वर्ण से एंड हो रहा है, अर्चना माता जी बताइए, कौन से वर्ड से, कौन से वर्ण से एंड हो रहा है? अ से प्रभु। यस, अ क्या है? अ वर्ण है, स्वर वर्ण है। यस, स्वर वर्ण है ना, वर्ण तो है ही, स्वर वर्ण है। हम लोग इधर स्वरांत देख रहे हैं, तो ये स्वरांत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अर्जुना में जो लास्ट में अकार है वो स्वर वर्ण है, और इसके वजह से अर्जुना को हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्वरांत प्रातिपदिकम है। क्या है? एक स्वरांत प्रातिपदिकम है, क्योंकि वो उसका जो शब्द, वो जो शब्द है वो स्वर वर्ण से एंड हो रहा है। अर्जुना में लास्ट में अ जो है वो स्वर है। ठीक है, तो इसके वजह से जो अर्जुना जो है वो स्वरांत प्रातिपदिकम है। तो एक क्लासिफिकेशन जो है प्रातिपदिकम के, 2 क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला जेंडर, दूसरा है स्वरांत और व्यंजनांत। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, स्वरांत, वर्ण विच्छेद करके आपको स्वरांत के विषय में आप देख सकते हैं कि लास्ट में कौन से वर्ण से एंड हो रहा है। ठीक है, तो अर्जुना में देखा हम लोग ने अकार के द्वारा वो वर्ड एंड हो रहा है, इसके वजह से अर्जुना इज अ स्वरांत प्रातिपदिकम। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिकम। तो अभी आप लोग
पूछेंगे ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। तो बेसिकली थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा यदि एक जनरली हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो आकार जो है, यदि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी शब्द है वो आकार से एंड हो रहा हो, यदि आकार से एंड हो रहा है तो वो जेंडर क्या होगा उसका, पुल्लिंग का जेंडर होगा। क्या जेंडर होगा, पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर होगा। ये एक बस एक क्या बोलते हैं, आपको एक कॉमन थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आकार वर्ण से जो एंड होता है ना कोई भी शब्द, तो पुल्लिंग में उसको गिनते हैं हम लोग, उसका जेंडर होता है पुल्लिंग। सिमिलरली आकार जो होता है, स्वर में जो आकार से कोई शब्द एंड होता है तो वो उसका जेंडर क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, ज्यादातर रूप से देखा गया है कि आकार से कोई भी शब्द एंड होता है तो हम लोग उसको स्त्रीलिंग जेंडर में हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, इसके बाद ईकारांत। ईकारांत में हम लोग यदि ईकारांत जो होता है बड़ी इकार, तो कोई भी शब्द बड़ी इकार से एंड होता है तो वो भी स्त्रीलिंग में उसको मानते हैं। नपुंसकलिंग के विषय में आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए, उसमें भी अकार, आकार और ईकार, स्वरों में भी तीन ही देखिए अभी तक। ठीक है, अकार अंत, आकार अंत और ईकार अंत। ठीक है, अभी आप सब लोग अपना नाम देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मेरे दिख रहा है अर्चना दासी। ठीक है, अर्चना दासी में अर्चना जो है, अर्चना, उसका एंडिंग क्या है, अर्चना माता जी बताइए। अर्चना जो वर्ड है उसका एंडिंग क्या है, एंडिंग वर्ण क्या है, हाँ आ क्या है, स्वर है। ठीक है, तो आकार जो है, यस माता जी, आकार, आकार, ठीक है, आकार नहीं है, तो अर्चना, ठीक है, आकार है, आकार। इसके वजह से अर्चना देवीदासी, तो अर्चना क्या है, स्त्रीलिंग नाम है। एक आकारांत जो भी वर्ड होता है वो हम लोग को उसका जेंडर क्या लेना है, हमको फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर लेना है। यस, योगेश, डॉक्टर योगेश प्रभु बताइए, योगेश जो है वर्ड, योगेश, योगेश वो किससे एंड हो रहा है, योगेश? अ से एंड हो रहा है, तो पुल्लिंग जी, तो आकार से एंड हो रहा है, इसके वजह से ये पुल्लिंग है। नित्य मुकुंद प्रभु। प्रभु जी एक नाम है टॉनी या फिर रॉनी, वो ई से खत्म हो रहा है लेकिन वो तो पुल्लिंग लग रहा है देखने में। जी जी जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग बेसिकली हम लोग तीन ही देखेंगे, अकारांत, आकारांत, इकारांत। और जो भी आपने बताया रोनी, जो भी है, जो नाम बताया, तो जो अन्य जो स्वर है उससे भी कभी कभी कुछ वर्ड एंड होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कृष्ण कीर्ति प्रभु शायद प्रेजेंट इधर, हाँ कृष्ण कीर्ति प्रभु है, यस। तो कृष्ण कीर्ति प्रभु में यदि आप देखें कीर्ति, है ना, तो कीर्ति में भी इकार है लेकिन ईकार नहीं है ना। कृष्ण कीर्ति में जो कीर्ति है उसमें कीर्ति नहीं है, बड़ी इकार मात्रा से वो वर्ड एंड नहीं हो रहा है, परंतु छोटी इकार मात्रा से एंड हो रहा है। ठीक है, इसका कैसे उसको मस्कुलाइन जेंडर देखना है और कैसे उसका फेमिनाइन जेंडर में देखना है तो मैं आपको और भी बताऊंगा कल। ठीक है, तो अभी के लिए आप तीन जो स्वर वर्ण है, अकारांत, आकारांत और इकारांत, उसका कॉमनली देखा गया है कि क्या क्या जेंडर्स होते हैं उसके। तो अभी इतना ही देखिए, कल मैं आपको बताऊंगा कि हरि, जैसे मान लीजिए हरि, हरि स्त्रीलिंग तो है नहीं, है ना, हरि में छोटी इकार मात्रा आती है ना, बड़ी इकार मात्रा आती नहीं है। इसके वजह से जो कभी कभी जो इकार है, छोटी इकार, वो पुल्लिंग में भी हम लोग बोलते हैं उसको। तो इसके विषय में आपको कल और मैं बताऊंगा इसके विषय में। ठीक है, यस, ठीक है, इस प्रकार से है। योगेश टू टाइम बताइए, टाइम बताइएगा थोड़ा, क्या टाइम हुआ अभी? 8:44। Oh, okay, so we will end the class here. ठीक है, तो मैं आपको
गूगल असाइनमेंट, सॉरी जो भी क्या वो गूगल फॉर्म्स असाइनमेंट दूंगा, तो आप प्लीज कल मॉर्निंग में गूगल फॉर्म्स असाइनमेंट दूंगा, तो आप प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे डिवोटीज को मैं बार बार ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, लोग उसको असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो आप अनुरोध है, प्लीज आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल रहेगा, आप लोग 20 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम निकालिए और थोड़ा सा उसको असाइनमेंट को भरिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसको पहले आप रिविजन कीजिए, जो भी पढ़ाया है नोट्स में आपको हर दिन भेजता हूँ। डे 2 का नोट्स भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, तो डे 3 नोट्स जो मैंने आज पढ़ाया वो भी मैं आपको कल मॉर्निंग में भेज दूंगा, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं वापस, कुछ क्लियर नहीं है तो आपको, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, नोट्स देखिए, रिविजन करिए और उसके बाद आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आप रेगुलरली असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मैं कल डे 3 का असाइनमेंट कल मैं अपलोड कर दूंगा, कल मैं भेज दूंगा ग्रुप में। शशंक परमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने जैसे स्टार्टिंग में उदाहरण बताया कि राम ने सीता को प्रसाद दिया, तो उसमें आपने रामः को निसर्ग विसर्ग में 2 डॉट लगाए आपने एंडिंग में, रामः। जी, तो अगर इसको उल्टा कर दूं, सीता ने राम को प्रसाद दिया, तो हम सीता में भी विसर्ग लगाएंगे 2 डॉट? अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता है। वो राम जो होता है, राम एक पद है, एक शब्द है सुबंतम पदम में। तो क्या होता है प्रभु, राम जो है वो मेस्कुलाइन है ना, एक मेस्कुलाइन जेंडर है। सीता क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। तो जो व्याकरण के जो नियम होते हैं उसमें क्या होता है कि पुल्लिंग में जो प्रत्यय लगते हैं, सुप प्रत्यय, जो मैं आपको कल बताऊंगा वापस और डिटेल में, तो उसका अलग ही प्रकार का उसमें फॉर्म्स निकलता है मेस्कुलाइन जेंडर में। सेम सुप प्रत्यय लगते हैं, लेकिन वो राम शब्द में उसका अलग फॉर्म्स निकलता है, और सीता जो होता है उसका फेमिनाइन जेंडर है। तो सीता का भी सुप प्रत्यय लगता है और उसमें अलग फॉर्म्स निकलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि राम में राम बोला गया, तो या तो राम ने, जिस प्रकार से आपने बताया राम ने, तो ने को बताने के लिए हमने विसर्ग ले लिया। तो यदि मान लीजिए हम लोग सीता को कर्ता ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सीता में भी आप विसर्ग डाल दीजिए, क्योंकि सीता को भी यदि आपको कर्ता बताना है तो ऐसा नहीं होगा कि सीता में भी आप विसर्ग ले लीजिए। सीता का अलग ही फॉर्म्स बनते हैं, अलग ही व्याकरण के रूल्स जो होते हैं उसके द्वारा सीता का फॉर्म बनता है, और सीता कर्ता में उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो सीता यदि आप पहले ले लीजिए और राम को बाद में ले लीजिए, ठीक है, तो सीता हम लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं कि विसर्ग डाल देंगे उसमें। तो व्याकरण के नियम के हिसाब से उसमें सीता और राम के अलग अलग शब्द रूप होते हैं। यदि आप, मैंने कोर्स मटेरियल में एक बुक प्रोवाइड की है सबको, कॉल्ड शब्द मंजरी। तो आप सब कक्षा के बाद शब्द मंजरी करके एक बुक है कोर्स मटेरियल में, वो खोलिए, और मैं डेफिनेटली उसको बाद में 1-2 कक्षा के बाद में आपको वो याद कराने वाला हूँ। तो आप बस रेफरेंस के लिए देखिए कि किस प्रकार से जो मेस्कुलाइन जेंडर होता है और फेमिनाइन जेंडर जो होता है उसके कैसे अलग अलग शब्द रूप होते हैं, ठीक है। मेस्कुलाइन जेंडर का अलग शब्द रूप, कोर्स मटेरियल नहीं मिला। ओ यस माता जी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए ना, मैं भूल गया। मैं आपका ईमेल आईडी एक्सेस करा दूंगा, आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो एक्सेस कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू प्रभु। शशंक परमार प्रभु, क्लियर है तो आपको अभी? जी प्रभु जी, क्लियर है जी। देखिए प्रभु, संस्कृत एक बहुत बड़ा वास्ट लैंग्वेज है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस है। तो स्लोली, मतलब ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका जो भी उत्साह जो है वो डेफिनेटली वो अप्रिशिएटेड है। तो आप जो भी धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं, जो भी सिखा रहा हूं मैं, तो आप सीखिए वो धीरे धीरे करके। और जो भी क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस, जब ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो और क्लियर होगा, तो वो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, डे बाय डे। जैसे मैं आपको और कंसेप्ट बताऊंगा
तो धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। ओके थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, हम लोग इधर कक्षा समाप्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रो, धन्यवाद। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।